आइए अब हम अपने इसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे कुछ और बातों के साथ, दो टर्म के साथ, जिसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब ये क्या है सर, इसको जरा हम समझते हैं। फैक्टर कॉस्ट, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो, मार्केट प्राइस का मतलब होता है अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। आप इसे लिख लेंगे, मैं समझाता हूं अभी थोड़ी देर में। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ, या फिर इसे आप लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझ में आएगा, बिल्कुल इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जरा ध्यान से समझिए। देखो ये पेन है, इस पेन को बनाने में कितना लगा सर, क्या क्या लगता है सर, इसमें कॉस्ट लगती है। अच्छा, कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, इनपुट्स क्या क्या है, तो सर बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज इसमें लगाई जाती हैं। और इस इनपुट्स को लगा करके, इन इनपुट्स को साधारण 11th में आपने पढ़ा होगा, कॉस्ट बोला जाता है। अब मैंने क्या किया, इन सारी इनपुट्स को लगा करके एक गुड्स तैयार किया जिसकी कॉस्ट निकल के आई एक पेन की 10 रुपए। 10 रुपए कॉस्ट निकल के आई, कितनी रुपए, 10 रुपए। अब ये 10 रुपए क्या है, फैक्टर कॉस्ट। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज के बदले में मैंने जो पे किया वो हमारा क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है। मतलब इस पेन को बनाया तो बनाने में कितना लग गया मुझे, 10 रुपए। अच्छा, अब ये जो 10 रुपए है, क्या इसे आप मार्केट में 10 रुपए का ही बेचोगे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 10 रुपए में तो हम इसे बिल्कुल नहीं बेचने वाले। तो कितना में बेचोगे सर? इसे प्रॉफिट रख के बेचेंगे। क्यों मूर्खों वाली बात कर रहे हो आप प्रॉफिट रख के नहीं बेचोगे। देखो प्रॉफिट तो हो गया ना, एंटरप्रेन्योर क्या लेता है, प्रॉफिट। लैंड क्या लेता है, रेंट। लेबर क्या लेता है, कैपिटल। लेबर क्या लेता है, वेज। कैपिटल क्या लेता है, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर क्या लेता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आप दे चुके हो, सब कुछ हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि कॉस्ट में प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है, ये बात आप जानते हो सर? हाँ, ये तो हम जानते हैं बिल्कुल। तो फिर क्यों मूर्खों वाली बात कर रहे थे आप? ऐसे मत बोलो। आप बताओ कि ये 10 रुपए बनाने में लग गए, इसकी कॉस्ट जो आई वो फैक्टर कॉस्ट जो आई, वो फैक्टर कॉस्ट आपकी 10 रुपए है, तो इसे बाजार में जाकर के कितने में बेचोगे सर? सोचना पड़ेगा सर, सोचना पड़ेगा। प्रॉफिट तो आपने सर रख लिया, तो फिर सर अब क्या बच गया, ऐसी कौन सी चीज बच गई जिसे अभी भी रखना बाकी है? तो फिर सर 10 रुपए में बेच देंगे। फिर मूर्खों वाली बात कर रहे हो आप मेरी बातों को शायद समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि 10 रुपए तो फैक्टर कॉस्ट है, प्रॉफिट हो चुका है, तो 10 रुपए की चीज को आप 10 रुपए में ले जाकर के बेच दोगे? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा सर। तो फिर क्या करेंगे हम? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना और किसी को मत बताना, जरा ध्यान से सुनो। अगर आप ये किसी गुड्स को फैक्टर कॉस्ट लगा करके, फैक्टर पेमेंट करके 10 रुपए में बना लेते हो, तो इसको बनाने के बाद जब आप इसे मार्केट में बेचने जाओगे, तो जो आप बेचने जाओगे, सरकार, आपकी गवर्नमेंट मुंह उठाए खड़ी होगी। क्या कर रहे हो, पूछेगी क्या कर रहे हो, आप कहोगे मैं गुड्स बेच रहा हूं, सरकार कहेगी टैक्स दो। सरकार कहेगी टैक्स दो। सरकार का तो आदत है, आप कमा रहे हो तो कमाई पे कहेगी टैक्स दो। आप गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो तो उस गुड्स एंड सर्विसेज बेचने पे कहेगी कि टैक्स दो। सरकार हर जगह मुंह उठाए खड़ी हुई है बच्चे, आपसे टैक्स लेने के लिए।
अब जो टैक्स सरकार आपकी इनकम पे लगाती है उसे इनकम टैक्स आप बोल देते हो, और जो सरकार आपसे टैक्स लेती है गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के बदले में तो उसे आप इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हो। मतलब इस पेन को मैं अगर मार्केट में बेचने जाऊंगा तो सरकार हमसे क्या मांगेगी? टैक्स का पैसा मांगेगी, टैक्स का पैसा मांगेगी। अब ये जो टैक्स का पैसा मांगेगी तो याद रखिएगा, मैं आपको कुछ 11th क्लास की बातें आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, और फिर उसके बाद इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। सब ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए। देखो देखो, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो किसी भी इनकम पे चार्ज किया जाता है, इनकम पे चार्ज किया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है। मतलब आप अगर पैसा कमा रहे हो कहीं से, मतलब आप इनकम कमा रहे हो तो आप पे इनकम टैक्स लगेगा। आप गुड्स एंड सर्विसेज बेच करके पैसा कमा रहे हो, वैट, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे आपके, वैट लगता था, सीएसटी लगता था, एक्साइज लगता था, कस्टम लगता था। अब ये सब हटा दिया गया और आपको एक टैक्स ले दिया गया, जीएसटी। मतलब जीएसटी लगेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में अब यहाँ पे जीएसटी ही लिखूंगा क्योंकि यही चलन में है, तो जीएसटी लगेगा। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को समझना। सरकार इस पेन को बेचने के बदले में आपसे क्या ले रही है? टैक्स ले रही है। तो इस टैक्स को तो आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन खास बात ये होती है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स का आप बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसका बर्डन कैन बी ट्रांसफर्ड। अब ये क्या है जरा मैं आपको समझाता हूं। देखो, आप देखो, ये पेन है, इसको बेच करके मैंने 50 रुपए कमा लिए। तो बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, गुड्स बेचने पे सरकार जो मुंह उठाए खड़ी थी, मैं अपने बिजनेस और प्रोफेशन से या कुछ भी करके मैंने कमा लिया 50 रुपए। अब मुझे सरकार कह रही है पैसे दो, तो अगर मैं बात करूं तो क्या मैं अपना ये 50 रुपए पे जो मान लो 5 रुपए का टैक्स देना है, तो इस 5 रुपए के टैक्स का बर्डन किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं कि तुम मेरे पैसे दे दो? ऐसा नहीं हो सकता। बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफर इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स है तो वो खुद ही आपको पे करना है, वो बर्डन आपको खुद ही झेलना है। आप उसे पे करोगे, कोई दूसरा उसे पे नहीं करेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है तो सर आप ये मत बोलना कि ये दूसरे के जेब में से पे किया जाता है, ये अपने जेब से पे किया जाता है और ये दूसरे के जेब से पे किया जाता है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये दूसरे के जेब से ही निकाल करके दिया जाता है। सर क्या बात कर रहे हो? अरे आप जो है, आप ये पेन खरीद रहे हो तो इस पे लिखा होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और उस पे लिखा होता है 20 रुपए, और ब्रैकेट में आगे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब इसमें सारे टैक्सेस के अमाउंट जुड़े हुए हैं। मतलब कि ये जो सेलर है आपसे टैक्स का भी अमाउंट आपसे ले रहा है, और वो टैक्स का अमाउंट ले जाकर के किसे पे कर देता है? सरकार को पे कर देता है। मतलब कॉन्सेप्ट ये चलता है कि जो सेलर है वो सेलर आपको सेल करता है गुड्स 10 रुपए की चीज 12 रुपए में, और उस 12 रुपए में से 10 रुपए वो अपने पास रख लेता है, और 2 रुपए जो है वो टैक्स के रूप में किसको दे देता है? गवर्नमेंट को दे देता है। टैक्स के रूप में किसे दे देता है? गवर्नमेंट को दे देता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो आपके जेब से निकाल करके किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। समझने वाली बात है। मतलब कि फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जोड़ करके ही मार्केट प्राइस तय की जाती है। मतलब आप जरा ध्यान से इसको फिर से समझेंगे। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया। बर्डन इसमें ट्रांसफर किया जाता है, उसमें बर्डन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब जरा ध्यान से देखना, फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगी है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट।
लेकिन मार्केट प्राइस क्या होता है कि अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, मतलब जो गुड्स आप जब परचेज करते हो तो आपको जितना पे करना पड़ता है उसे मार्केट प्राइस। अब ये पेन को बनाने में कितना लगा होगा सर 20 रुपए, मान लो एग्जांपल के लिए इस पेन को प्रोड्यूस करने में कितना लगा होगा सर 20 रुपए, इसको हम क्या बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट एफसी एग्जांपल के तौर पे। अच्छा, जब मैं इस पेन को सेलर मार्केट में बेचने आएगा तो क्या करेगा, वो जो सरकार उससे टैक्स मांग रही है वो टैक्स आपसे ले लेगा इंक्लूसिव करके, तो वही पेन वो जब बेचने आएगा तो 20 प्लस 5 रुपए वो टैक्स का अमाउंट जोड़ लेगा और कितने में आपको बेचेगा 25 रुपए में, और ये 25 रुपए क्या कहलाएगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे मार्केट में गुड्स को बेचा जा रहा है वो प्राइस मार्केट प्राइस होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बातें आपको समझ में आ गई, तो यहां पे एक चीज और ध्यान से समझिएगा। देखो सर, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट इनमें से बड़ा कौन होता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्या जुड़ा होता है, टैक्स का अमाउंट जुड़ा होता है, और इसमें कोई भी टैक्स का अमाउंट जुड़ा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट जुड़ी होती है। तो यहां से यहां जाने का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आईटी को आपको क्या करना पड़ेगा, आईटी को क्या करना पड़ेगा माइनस। देखो ध्यान से मैंने एरो भी बना दिया। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना पड़ेगा माइनस। अच्छा, वहीं पे अगर मैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सर सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे आईटी को प्लस कर देंगे। आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी एक बात जरा ध्यान से सुनना, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, हाँ सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किसी एक की बात होती है, नहीं सर, सबकी बात होती है सर, सारे गुड्स की बात होती है सर। अच्छा, अगर यहां पे इकोनॉमी एज ए होल की बात हो रही है तो हम अब एक बात आपको समझाना चाहते हैं कि आपको सरकार अगर टैक्स के नाम पे कुछ लेती है तो कुछ देती भी है। सर क्या देती है हमें, देखो सरकार आपसे टैक्स लेती है तो उसे क्या करती है सर, उसे सोशल वेलफेयर में इस्तेमाल करती है। बिल्कुल सही जवाब, उसे सोशल वेलफेयर में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सरकार का ये नियत होता है कि अमीरों से पैसा ले लो और गरीबों में बांट दो। होता है कि नहीं होता है इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने नहीं जा रहा, ऐसा करती है सरकार की नहीं करती है। मैं आपसे सिंपल ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो भी सरकार अमीरों से पैसा लेती है टैक्स के रूप में उसे गरीबों में बांट देती है। मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल रहे, सरकार ऐसा सोचती है। मतलब ये आप इनकम चेन देख लो, किसी के पास इतना पैसा है, किसी के पास इतना पैसा है, किसी के पास इतना है, किसी के पास इतना है, किसी के पास इतना है, तो सरकार क्या करती है, वो अधिक पैसा ले लेती है। अगर इस ग्राफ को यहां से काट करके इधर जोड़ दे तो ये ग्राफ बराबर नहीं हो जाएगा। तो इस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना चाहती है सरकार, इसलिए टैक्स लेती है, और टैक्स लेकर के सब्सिडी के रूप में आपको दे भी देती है, दूसरे को दे देती है, गरीबों को दे देती है सब्सिडी के रूप में। सर ये सब्सिडी क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। सबको सब्सिडी घर में मिलता होगा मुझे पता है, लेकिन उसका मतलब मैं आपको एक जेन्युइन इकोनॉमिक्स में उसे क्या बोला जाता है मैं वो समझाने जा रहा हूं। सब्सिडी एक ऐसा अमाउंट होता है जो आपके बिहाफ पे सरकार पे करती है। मैं एक बार और आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूं, मुझे याद आया। मतलब कि देख लो एक बार एग्जांपल के लिए, ये एलपीजी गैस का जो सिलेंडर होता है उसकी कीमत 900 रुपए है। एग्जांपल के लिए मैं कितना है वो मुझसे मतलब नहीं है, मैं 900 रुपए एक बात कह रहा हूं, लेकिन आपको वो कितने में मिल जाता है, 700 रुपए में मिल जाता है कि नहीं। अच्छा, तो सर इसका मतलब यह है कि सरकार वो गैस वाली कंपनी को बोल देती होगी कि देखो कोई भी गरीब आएगा ना तो उसे 700 में ही देना, और अगर अमीर आएगा तो उसे 900 में देना, या ऐसा सरकार बोलती है क्या। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एलपीजी सिलेंडर इसकी कीमत 900 रुपए है, लेकिन आपको ये 700 रुपए में मिल जाता है। तो ये क्यों 700 रुपए में आपको मिल जाता है, ऐसा क्यों होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। क्या ऐसा होता होगा कि सरकार जाकर के उस गैस कंपनी को ये कह देती होगी कि भैया देख गरीब कोई भी आएगा उसे तुम गैस सिलेंडर 700 रुपए में दे देना, ऐसा नहीं होता।
ऐसा बिल्कुल और बिल्कुल नहीं होता है। होता क्या है कि वो गैस कंपनी घाटे पे थोड़े ना काम करेगी, वो तो अपना कॉस्ट रिकवर ही करेगी और प्रॉफिट का अमाउंट कुछ ना कुछ रखेगी। घाटे पे काम करने वाला आज की दुनिया में कौन है? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एलपीजी की कीमत 900 रुपए है, लेकिन वो आपको 700 रुपए में क्यों मिलता है? क्योंकि वो 200 रुपए सरकार आपके बिहाफ पे उस कंपनी को पे करती है, गैस कंपनी को। मतलब 200 रुपए सरकार देती है, 700 रुपए आप दे देते हो, टोटल 900 रुपए। गैस कंपनी भी खुश, आप भी खुश, सरकार आपको खुशी दे करके खुश। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो सिंपल सा ये बात है कि सरकार आपसे टैक्स लेती है तो पूरी इकोनॉमी में कुछ न कुछ देती भी है, और वो जो देती है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्सिडी। और जो सरकार लेती है उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब जरा ध्यान से समझना, इसी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की बात को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा और एक्सटेंड करके आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि यह वास्तव में है क्या। जरा ध्यान से देखना। देखो, सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स दो टर्म है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना पड़ता है? माइनस। समझ में आ रही बात ना? क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस में वो चीजें जुड़ी होती हैं। अब मैं सिर्फ आईटी को ना बोल करके मैं कुछ और बात आपके साथ करूंगा कि यहां पे मैं एक चीज जोड़ दूंगा कि यहां पे एनआईटी और एनआईटी, बस मैं एनआईटी बोल दूंगा, नेट बोल दूंगा। सर इसका मतलब क्या? देखो, जब भी मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो एनआईटी को क्या कर देना? माइनस। और जब भी फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस पे जाना हो तो एनआईटी को क्या कर देना? प्लस। अब ये क्या है जरा मैं आपको समझाता हूं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी का मतलब क्या होता है? एनआईटी का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये कैसे निकाला जाता है? तो एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी। मैंने कहा था ना कि नेट जब भी बोलूं तो समझ लेना कुछ ना कुछ माइनस करना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो आपको वही बात मैं समझा रहा था कि एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब कि आईटी में से वो अमाउंट आईटी जो सरकार आपसे लेती है और उसमें से वो चीज माइनस कर दो जो सरकार आपको देती है, तो नेट पता चल जाएगा एनआईटी। और ये एनआईटी का ही ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे करना है। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार टैक्स, देखो इसको ऐसे मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। देखो, एक इकॉनमी है जिसमें टैक्स के नाम पे सरकार ले रही है 100 रुपए, और यहाँ पे सब्सिडी के नाम पे सरकार जो है, सब्सिडी के नाम पे कितना ले रही है? 50। सर दे रही है 50। तो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो जाएगा? 50। 100 माइनस 50 कितना हो गया? 50। अच्छा, एक कंडीशन तो ये है, एक ऐसा भी तो हो सकता है, जरा ध्यान से देखना। एनआईटी को ऐसे निकाला जाता है आईटी माइनस सब्सिडी। देखो, एक इकोनॉमी में 100 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स सरकार ले रही है, लेकिन सब्सिडी के नाम पे दे कितना रही है? वो भी 100 रुपए। तो उस केस में एनआईटी कितना हो जाएगा? सर 0। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मतलब कि आईटी माइनस सब्सिडी आप करोगे तो एनआईटी कितना आएगा? 0। तो ये दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस है कि एनआईटी का फॉर्मूला आपको मैं ऊपर लिख देता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर यहां पे लिख देता हूं। एनआईटी तीसरा केस, एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी। तो यहां पे मैंने कहा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आईटी 100 रुपए है और सरकार ने सब्सिडी के नाम पे जो दिया वो 150 दिया, तो उस केस में एनआईटी क्या हो जाएगा? सर सिर्फ -50। ये क्या हो जाएगा? -50। 100 में से 150 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? -50। तो एक बात आप दिमाग में रखिएगा, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके निकाला जाता है। अब ये जो एनआईटी है वो एनआईटी प्लस में भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। ये तीनों केसेस मैंने आपके साथ यहाँ पे रख दिए। अब सर एक बात समझाओ कि यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं, फिर उसके बाद आपको समझाता हूं इन तीनों केसेस में क्या होता है। मैं एक बार इन तीनों केसेस को फिर से लिखना चाहूंगा, देखो जरा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए मैंने एरो बना दिया, क्या करना है? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस
करना है आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इकोनॉमी में क्या हुआ, एनआईटी निकाला हमने तो आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी आया 100 और सब्सिडी आया 50, तो एनआईटी कितना आ गया 50, तो यहां पे कितना कर देंगे माइनस 50 हो जाएगा। अच्छा दूसरा केस क्या मैंने बताया कि एनआईटी ध्यान से सुनिएगा, आईटी माइनस सब्सिडी। अब ये क्या है कि आईटी 100 है और सब्सिडी भी 100 है, अब उस केस में कितना हो जाएगा 0। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे अगर इस केस में, दूसरे केस में अगर आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे 0 प्लस माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे माइनस करना है तो हम 0 माइनस कर देंगे, तो उस केस में मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ जोड़ा घटाया नहीं जाएगा, जितना मार्केट प्राइस है उतना फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, ऐसा भी इकोनॉमी में हो सकता है। और तीसरा केस जो है ये बड़ा ट्रिकी है, आपको ध्यान रखना है, एनआईटी जब आप निकालोगे तो आईटी माइनस सब्सिडी करोगे, तो उस केस में अगर मान लीजिए 100 है और ये 150 आ गया, सब्सिडी 150 आ गया, तो उस केस में तो ये माइनस 50 हो जाएगा। तो उस केस में मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, -50। तो -50 ऑलरेडी ये है, ये ऑलरेडी माइनस में है और यहां पे भी आपको माइनस ही करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +50। ध्यान देना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो अगर ये तो प्लस में है, यहाँ पे माइनस कर दोगे, ये 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये माइनस में आ गया तो यहाँ माइनस करना है, तो माइनस ये भी है और माइनस करना भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। अब यहां से अगर मान लो यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे जाना है तो प्लस एनआईटी आपको करना है। तो उस केस में जरा ध्यान से देखिए, एनआईटी है ये पहले केस में, तो यहाँ पे 50, तो यहाँ पे +50 कर देंगे, +50 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरे केस में +0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तीसरे केस में, तो तीसरे केस में यहां से यहां जाने के लिए आपको क्या करना है, प्लस एनआईटी। तो एनआईटी माइनस में आया है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, मैथ्स आपने पढ़ा है ना, माइनस और प्लस क्या होता है सर, प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -50। बस ये बात आपको दिमाग में रखनी थी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। समझ में आई बात, आप इसको फिर से पढ़ेंगे। मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस के बारे में बताया। फैक्टर कॉस्ट वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मार्केट प्राइस वो जो कि आपका अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज है। मार्केट प्राइस में क्या होता है, आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ी होती हैं, और फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ी नहीं होती हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें जुड़ा होता है। अब जब भी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो क्या करेंगे, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देंगे माइनस। नेट का मतलब क्या, नेट का मतलब याद रहा है ना, कुछ ना कुछ जुड़ा है, क्या जुड़ा है यहाँ पे, सब्सिडी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने के लिए क्या कर देंगे, आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी माइनस सब्सिडी प्लस भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अब वो कैसे करेंगे मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बताया। हाँ याद रखेंगे, तीसरा केस, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है और उस केस में यहाँ पे एनआईटी माइनस करना है, और यहाँ पे एनआईटी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में आ चुकी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस एनआईटी करना है, लेकिन एनआईटी की वैल्यू अगर माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इतनी सी बात इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस की।